अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए नया चैनल सी गेट लेके हाजिर हुआ हूँ। इस चैनल में आपको जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की वीडियोस मिलेगी। आज के इस वीडियो में आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर दिखाया जाएगा। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 हल करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ थ्योरी पढ़ ली जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स enclosed by square brackets is said to form a matrix. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं 2, 3, ये एक रो में है। ये दूसरी रो है जिसमें दो नंबर लिखे हुए हैं -1 और 2। तो ये दो रोज़ में नंबर लिखे हुए हैं। इसी तरह ये कॉलम्स में नंबर लिखे हुए हैं। जब नंबर्स को इस तरह रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करके और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो इस तरीके से ये पी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 2, 3, -1 और 2 हैं। और एक दूसरा मैट्रिक्स क्यू है जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं और इसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, -1, 2 एंड 0 हैं। तो ये दो मैट्रिक्स हैं। जब भी मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो कैपिटल लेटर्स A, B, C और जैसे P और Q से डिनोट किया गया है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं। तो जब भी नंबर्स को रोज़ और कॉलम में अरेंज करके और उसके इर्द गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं। हॉरिजॉन्टल वे से जो नंबर्स लिखे होते हैं इनको रोज कहते हैं। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। तो ये ए मैट्रिक्स है जिसमें ये एक रो है, रो 1, और ये दूसरी रो है, रो 2, और ये एक तीसरी रो है, रो 3। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे से नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं इनको रोज कहते हैं। इसी तरह अगर वर्टिकल तरीके से जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज़ हैं। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो इसमें 3 रोज़, ये रोज़ भी 3 ही हैं इसमें और कॉलम भी 3 है। तो हॉरिजॉन्टल वे से जो in the matrix the entries presented in horizontal way are called rows, and in a matrix the entries presented in the vertical way are called columns. तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। तो आप चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसकी रोज और उसका कॉलम जो है वो उसका ऑर्डर बताते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। लेट्स से कि कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। देन इट इज सेड दैट के ऑर्डर ऑफ दैट कॉलम दैट मैट्रिक्स इज m/n। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास मैट्रिक्स m है। तो इसमें 2 रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, और इसमें 3 कॉलम हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। इसी तरीके से एक दूसरा आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और इसमें 3 ही कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर जो है 3/3 होगा। इसी तरह एक तीसरा आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो और 3 कॉलम हैं। तो इसका मैट्रिक्स 1/3 होगा। ये चीज़ याद रखनी कि जब भी आपने ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखनी है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं। ये नहीं करना कि कॉलम पहले लिख दें और रोज़ बाद में लिख दें, तो उसका ऑर्डर गलत हो जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर आपके पास बुक है तो बुक से देख लें, तो उसमें इसका आंसर लिखा हुआ है कि ये ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2/2 है। बी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा।
सी है, इसमें एक रो दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1/2 होगा। तो डी है, इसमें 1 2 और 3 तीन रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/1 होगा। सिमिलरली ई आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 इसका ऑर्डर आ गया। और एफ इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 1/1। जी मैट्रिक्स हैज़ 3 rows and 3 columns, so its order is 3/3, and H has 2 rows and 3 columns, so its order is 2/3। तो दूसरा सवाल जो है उसमें दूसरे सवाल में पूछा गया है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। Let A and B be the two entries, two matrices, then A is said to be equal to B if and only if the order of A is equal to order of B, their corresponding entries are equal। तो ये दो शराइत पूरी होनी चाहिए, तो तब जाके दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दो मैट्रिसेस हैं तो एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर A जो है वो 2/2 का है तो दूसरा जो है वो भी 2/2 का होना चाहिए। एक अगर 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास A मैट्रिक्स है 1 3 -4 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 + 3 2 + 1 4 -2 1 1। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो 2 + 1 = 3, ये एक्चुअली 3 लिखा हुआ है, ये उसने इस तरह स्प्लिट करके लिख दिया है। इसी तरह 4 - 2 ये 2 के इक्वल है, तो ये आप ऐसे समझ लें कि ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 3 -4 और 2 लिखा हुआ है। तो ये इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, ये एक ही कॉलम बनता है। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, 2 रोज़ हैं, तो इसमें टोटल जो है टोटल 2 कॉलम हो गए और टोटल 2 रोज़ है, तो इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। उसके बाद दूसरी शर्त ये थी देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये देखिए, इसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 है, तो इसमें भी फर्स्ट 1 है। उसके बाद फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री जो है वो 3 है, तो इसमें भी 2 + 1 ये 3 है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में इक्वल हुई। इसी तरह -4 और 2, ये 4 - 2 के इक्वल होता है, तो ये भी 2 लिखा हुआ है। तो ये दोनों का चूँकि ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, इसलिए A और B दोनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये भी 2/2 है, M जो है वो भी 2/2 है। तो फर्स्ट एंट्री दोनों के 2 है, दूसरी एंट्री 3 है और ये -1 एंड 2 एंड -2। तो यहाँ पे देखें, ये सिर्फ एक नंबर जो है ये यहाँ पे 2 है और ये -2 है, ये इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो इनका सेम है, लेकिन ये एक एंट्री जो है वो इसके इक्वल नहीं है, इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। सो L and M आर नॉट इक्वल। तो इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। A B C ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर A देखें, इसका ऑर्डर 1/1 है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, एक ही रो और एक ही कॉलम है जो कि 3 है। इसी तरह अगर आप गौर से देखें इसको C को, तो C में 5 - 2 लिखा हुआ है, इसको हल करें तो ये भी 3 बनता है। तो ये C और A जो है वो इक्वल है, तो A = C। उसके बाद B की तरफ आ जाते हैं। B में एक रो और 2 कॉलम है और इसके इक्वल जो है वो I होगा। अगर आप I को गौर से देखें तो ये 3 + 2 लिखा हुआ, 3 + 2 मीन 5, तो ये 3 और 5 ही बनता है। ये भी 3 और B जो है ये भी 3 और 5 है और I जो है ये भी 3 और 5 है। तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए B और I आपस में इक्वल हैं। E H और J ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अगर E को देखें तो 4 6 0 2, H देखें तो 4 6 0 2, E और H डायरेक्टली देख लें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो ये इक्वल हैं। और अगर आप इसको J को देखें
2 + 2 4, 4 + 2 6, ये 4 और 6 लिखा हुआ है, 2 - 2 0, 2 + 0 0 और 2। तो ये इसको भी अगर देखें तो ये भी एच के और ई के इक्वल होगा। सो ई, एच और जे आपस में इक्वल हैं। इसी तरह हम बात करते हैं एफ़ की। एफ़ में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसके एंट्रीज जो है 2 और 6 हैं। और जी की अगर एंट्रीज देखें 3 - 1 2, तो इसकी भी 2 है, और ये 3 + 3 6, और एफ़ जो है इसमें भी ये 6 है, तो ये दोनों इक्वल हुए। लेकिन डी जो है इसके इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी which satisfy the matrix equation a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 is equal to 0 - 7, 3, 2d। तो अगर आप मैट्रिक्स जो है उनकी इक्वालिटी के लिहाज से देखें तो ये दोनों उस वक्त इक्वल होंगे जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये ए और सी को किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। a + c = 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह a + 2b को -7 के इक्वल होना चाहिए, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। a + 2b = -7, ये हमने इधर लिख लिया। इसी तरह c - 1 इसको 3 के इक्वल होना चाहिए, एंड 4d - 6 इसको 2d के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हमने फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 4 हमने इक्वेशंस बना ली। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, आसान सा सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो। तो सबसे पहले अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो c - 1 = 3, इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। c - 1 = 3, सॉल्विंग इक्वेशन 3। तो ये आ जाएगा c, ये 1 जो है इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c = 3 + 1, c = 4। तो डायरेक्टली यहाँ से c की वैल्यू आ गई। इस तरह अगर आप इक्वेशन 4 को देखें तो इक्वेशन 4 में d, एक वेरिएबल यूज़ हुआ है d, तो इसको सॉल्व करना भी उतना ही आसान है जितना कि 3 को। तो ज़रूरी नहीं कि आप इक्वेशन 3 को पहले सॉल्व करें, आप पहले इक्वेशन 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 4, ये आपने इक्वेशन 4 लिख ली। 4d - 6 = 2d, विच इम्प्लाइज दैट 4d, ये d वाली टर्म्स जो हैं वो उनके एक साइड पे कर लेते हैं। d 2d इधर प्लस था, इधर माइनस हो गया, और ये -6 इधर आके प्लस हो गया। तो ये आ जाएगा 4d - 2d = 2d = 6, एंड d = 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3s are 6, d की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो आपने c और d की इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर ली। अब चलते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। इक्वेशन 1 में a + c = 0 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर ली है कि ये 4 है, तो c की जगह पे 4 पुट कर दिया। तो ये आ गया a + 4 = 0। 4 इस साइड पे लेके आएंगे, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व होके a = -4 आ जाएगा। और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। a + 2b = -7, ये देखें इधर हमने इक्वेशन 2 जो है वो a + 2b = -7 बनाई हुई है। तो इसमें आप लोगों ने a की वैल्यू पहले फाइंड कर ली है, -4 है, तो a की जगह पे आप -4 पुट करें। तो -4 + 2b = -7। आप -4 को इधर ले आते हैं, इधर आके +4 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 2b रह जाएगा। तो 2b = -7 + 4 प्लस माइनस माइनस होगा, तो -3। b = -3/2। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये -1.5 होगा। तो इस तरीके से आपने a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो ये आपकी एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ ये शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं